मैथमेटिक्स की आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम DSSB जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, उसमें 2/9/2021 को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में TGT मैथ्स मेल कैटेगरी में जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आर वेक्टर आपको दिया गया है। यह आर वेक्टर है xi प्लस yj प्लस जेड के। बी द पोजिशन वेक्टर गिवन टू अस देन फाइंड द कर्ल आर वेक्टर। जब हम किसी वेक्टर का कर्ल निकालते हैं, कर्ल आर वेक्टर, तो हमारे पास क्या होता है, वो डेल क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस फॉर्मेट में चलेगा, IJK की फॉर्मेट में चलेगा। तो देखिए, कैलकुलेशन हमने सोल्व आउट की। कैलकुलेशन करने से ये हमारे पास क्या आया, 0 वेक्टर आएगा। तो बेसिकली हमारे पास जब तीन चीज़ होती हैं, आप ग्रेडियंट निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कर्ल आता है, ये जो कर्ल आर है, अच्छा इसमें कर्ल निकाला है, इसने आर का निकाला है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पे आर के ऊपर वेक्टर लगाया था बेसिकली, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आर जो दिया गया है यहाँ वेक्टर की फॉर्म में नहीं दिया गया है, लेकिन है आर ऑलरेडी क्या है, एक वेक्टर ही है। तो जनरली क्या होना चाहिए था, यहाँ भी आर वेक्टर होना चाहिए था, यहाँ भी आर वेक्टर होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं दिया तो हम फिर भी इसको क्या मानेंगे, वेक्टर की फॉर्म में ही मानेंगे। अदरवाइज सिंपल जो आर आपके पास होता है, ये आपका उस वेक्टर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली आंसर क्या होगा, 0 हो गया। तो इसलिए आंसर इसका सी ऑप्शन दिया है। वैसे ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग क्वेश्चन की श्रेणी में है, क्योंकि हमारा आंसर कोई भी 1 2 3 ये नंबर हमारे आंसर नहीं आएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन 2021 में थे जो आपके टाइपिंग एरर की वजह से या फिर फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी क्वेश्चन फॉल्स में गए थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, उनको सही तरीके से पढ़ लेना है। जब हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसको सही फॉर्मेट में देखेंगे कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कह रहा है, अगर हमारा साइन f डैश x का 0 से बड़ा है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है, तो हम क्या कहेंगे उसकी नेचर के बारे में। तो ये कंडीशन आपको पहले लेक्चर में पढ़ाई गई थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन हमारे पास इस तरीके आता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका जो आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर है। वैसे यहाँ पे ये इंक्रीजिंग लिखा है, इसमें होना क्या चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन बाकी ऑप्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिया है। ठीक है जी, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें इस आंसर को ही हमें ट्रू मानना पड़ेगा। तो ऐसी फंडामेंटल मिस्टेक इन पेपर्स के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये 16 हमारे पास रेडियस दी है, ये आपके पास 16 ये होगा आपका आर स्क्वायर, तो ये हमारा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से इम्प्लाइज होगा कि आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4 आएगी। अब जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितना होता है, सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो 64 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन ये आंसर हमारा करेक्ट हुआ। अभी मैं केवल इसमें से आपको डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपको जो पेपर में 40% का जो क्राइटेरिया क्लियर करना है उसको क्लियर करना कितना आसान है। जो थोड़े से डिफरेंट टॉपिक हैं उनको भी देखेंगे, तो आप पूरा एनालिसिस करके चलें। इसी पेपर को हम पहले पूरा ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कर्व गिवन बाय, ये y इक्वल टू क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, या हम लिखें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y। तो बेसिकली देखिए, जब x के ऊपर 2 पावर होती है तो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है
तो ये वर्टिकली क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये बात आपको क्लियर हुई। आधा पेपर आपका 12th लेवल से ही है, आप देख रहे हैं। जो बीएससी के टॉपिक है उनको भी कराएंगे। तो कैंडिडेट्स के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन है इन सब चीज़ों को लेके कि जो बीएससी का पार्ट है वो किस प्रकार से पेपर में किया जाए। तो देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का कर्व हमने ड्रॉ कर लिया है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अब ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर दिया गया है आंसर की के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 12th लेवल से ही कनेक्टेड है। पिक द रोंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को देखना है कि रोंग स्टेटमेंट में से कौन सा है। तो पहला देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि सही कौन कौन से हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि रोंग स्टेटमेंट कौन सा है, तो आप इस साइड में टिक लगाना शुरू करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला ऑप्शन देखिए, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि नॉन सिंगुलर के लिए मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। ए मैट्रिक्स के लिए बी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है जी, हमारे पास आई होता है। तो वो कंडीशन यहाँ दे रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कह रहा है कि सम कि कुछ मैट्रिक्स बी के लिए ऐसा होगा फॉर सम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बी एन बाई एन मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेटर्स, जो हम क्या करते हैं इक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं मैट्रिक्स को, तो आपकी रो और कॉलम जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऑपरेशन होते हैं, वो मैट्रिक्स की रैंक को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको इक्लन फॉर्म में चेंज भी करते हैं। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको दी हुई होती है और उसकी जो इक्लन फॉर्म बनती है, इक्लन फॉर्म किससे बनाते हैं, रो रिड्यूस्ड इक्लन फॉर्म से बनाते हैं। तो कह रहा है रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने से किसी मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। थर्ड वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इक्विवेलेंस रिलेशन को जनरेट करती है। देखिए दो मैट्रिक्स जब आपके पास क्या होती है, इक्विवेलेंट होती हैं, और वो आपके पास क्या होती है, रो या कॉलम ऑपरेशन के लगाने से आती है, तो वो क्या फॉलो करेंगी, इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करेंगी। इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर तीन चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, वो आपको पहले से जानकारी में है, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो जब आप इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जब आप चेंज करते हैं रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के, तो अभी एक स्टेटमेंट ऊपर था कि वहाँ पे रैंक आपकी सेम रहती है। तो एक मैट्रिक्स अपने ही क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। ए बी के इक्विवेलेंट होगी तो बी ए के इक्विवेलेंट होगी, ए बी के इक्विवेलेंट बी सी के इक्विवेलेंट तो ए सी के इक्विवेलेंट। तो जितने भी हम ऑपरेशंस लगाते हैं, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, तो मैट्रिक्स क्या रहती है, उसमें इक्विवेलेंट फॉर्म में रहती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। फ्यूचर के लिए इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट में नोट डाउन कर लीजिए। तो चौथा ऑप्शन देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, तीन तो हमारे पास क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ इन्वर्टिबल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इस n+1। तो सबसे पहले तो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास होती है वो ए स्क्वायर इक्वल टू आई होती है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप निकालते हो तो +-1 आता है, तो ये बराबर नहीं है 0 के। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो उस मैट्रिक्स की जो आप रैंक निकालते हैं वो उसके इक्वली आती है, उसके ऑर्डर के इक्वली आती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे n होना चाहिए था। आंसर में क्या दिया गया, n+1 दिया गया, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। तो यही हमारा अल्टीमेटली क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको f(x) एक फंक्शन दिया गया है, देन बाय ट्रेसिंग इट्स ग्राफ फाइंड द डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ट्रेसिंग इट्स ग्राफ, कि ग्राफ को बनाना जरूरी है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से सीधा डेरिवेटिव निकालेंगे, f(x) निकालेंगे तो -2x आएगा। तो इसमें बाय ट्रेसिंग द ग्राफ, ये भी कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा था इसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा उसके हिसाब से करें या हम अपने हिसाब से करें, आंसर हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका cos फाई प्लस आई साइन फाई, नोटेशन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, इसकी पावर 4/5 है।
तो देखिए पहली बात तो क्या है कि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये 4/5 ऐसे लग रहा है जैसे इसकी मल्टीप्लाई में हो, लेकिन 4/5 कहाँ है, 4/5 इसकी पावर में है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, cos फाई प्लस आई साइन फाई, इसकी पावर कितनी है, 4/5 यहाँ पे है। अब आपने डिमायवर थ्योरम पढ़ी होगी। डिमायवर थ्योरम क्या कहती है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की जो पावर n होती है, ये n आपका नीचे आ जाता है थीटा के पास। बस यही आपसे यूज पूछा गया था। तो देखिए इस पेपर के अंदर DT+B के जो पेपर होते हैं आपके पास, उसमें आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पर क्वेश्चन मैक्सिमम 36 सेकंड का आपके पास टाइम होता है। तो एक एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि क्वेश्चन की सोल्विंग में आपको आधा मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सीधी सी बात है कि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इजी लेवल के आपसे पूछे जाते हैं, बस आपकी स्पीड सही होनी चाहिए। आपकी स्पीड कैसे सही होगी, जब इस तरह के एग्जामिनेशंस, इस तरह के टेस्ट आप कर लेंगे। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज रन कर रखी है जिसमें कि 240 टेस्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, टोटल मिला के 15,000 क्वेश्चन होते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी है इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि पी एक पॉइंट है, ये पीजेड डिवाइड करता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। इस पॉइंट को इसने लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि ये Z1 और Z2 है, लेकिन ऑप्शन से हमें दिखाई दे रहा है कि Z1 Z2 कहीं पे लिखा हुआ है। अभी बताते हैं इसको m/n में क्या करता है, पी पॉइंट इसको डिवाइड करता है, पी पॉइंट इसको m/n में डिवाइड करता है। ये मैंने लेंथ लिख दिया, लेकिन बेसिकली ये आपका रेशो है। इंटरनली डिवाइड करता है देन द z इस गिवन बाय वाट, कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पे आपके जो पी पॉइंट है, जो z आपके पास आएगा वो आएगा mz2 प्लस nz1, बेसिक फॉर्मूला है। तो देखिए कितने इजी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे प्रिंटिंग एरर इसके अंदर है कि जो पॉइंट इसने लिखा है Z2 Z1, देखिए तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट ऐसे लिखा जाएगा। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक वो सारे पेपर्स के अंदर थे, जितने भी 9 सेट आए थे 2021 के अंदर, मेल और फीमेल के जो कैटेगरी को मिला के टोटल 9 पेपर आए थे, और सभी पेपर्स में इस तरह की मिस्टेक्स थी, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को क्या रहा, कन्फ्यूजन भी रहा पेपर की सॉल्विंग में। तो आप अब की बार जब पेपर देंगे तो थोड़ा सा अलर्ट होके जाएं कि आपको जब ये चीज़ें आपने पहले देख ली हैं, हमने आपको बता भी दिया है इसमें सही क्या है गलत क्या है, तो नेक्स्ट पेपर में भी इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि प्रॉपर मैथ की जो टाइपिंग है उसमें क्या होती है, फंडामेंटल मिस्टेक्स हो जाती हैं। लेकिन ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं, छोटी मिस्टेक्स नहीं है जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से काफ़ी क्वेश्चन आपके किस में चले गए, फॉल्स में चले गए, क्योंकि उनके नोटेशन ही कैसे थे, गलत थे। तो ये काफ़ी प्रिंटिंग एरर थी, होनी नहीं चाहिए। क्योंकि टीचिंग लेवल का जब कोई एग्जामिनेशन ले रहे हैं, कोई भी बॉडी एग्जामिनेशन ले रही है टीचिंग के लिए, तो काफ़ी बच्चों का पेपर इसी वजह से ख़राब हो गया कि नोटेशन में काफ़ी, और जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा हो ऊपर कि 4 जो पावर है वो पावर की तरह दिख के इसकी मल्टीप्लाई में दिख रही है। तो इन फंडामेंटल मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी बच्चों का पेपर डिस्टर्ब हुआ। तो अब थोड़ा सा आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहे। हालांकि सभी जगह मिस्टेक्स नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर प्रॉब्लम है। द वॉल्यूम ऑफ द कर्व, देखिए कर्व का कोई वॉल्यूम नहीं होता। हम कर्व को जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तब हमारा वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ द कर्व कहा गया था, तो भी यहाँ भी इस क्वेश्चन में फंडामेंटल मिस्टेक थी। कोई बात नहीं, हम इसको सही करते हैं। हमने क्या किया, ये जो ग्राफ आपको शो हो रहा है, इस ग्राफ को मैंने दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। ये जो y = x² वाला ग्राफ है, जब इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ इस तरह का एक सॉलिड फिगर बनेगी, और इसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वॉल्यूम आपका क्या बनेगा, x1 से लेकर x2 πy² dx। अगर हम चूँकि एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेट करते तो ये फ्यूचर के लिए आप याद कर लें, लिमिट y1 से y2 जाएगी,
पाई एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आपका डी, जहाँ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स था तो यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर आपका डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो इन द टर्म्स ऑफ वाई रखी जाएगी। ये इस तरह के क्वेश्चंस करने का फंडामेंटल कंसेप्ट है, बीएससी में ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन इन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है। तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला याद कर लें, इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट है तो पाई वाई स्क्वायर और इंटीग्रेशन में वाई की लिमिट है तो पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ए बी सी वर्टिसिस हैं। ठीक है, ए बी सी वर्टिसिस कहे गए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के। यहाँ भी थोड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वर्टिसिस कहे गए हैं tan a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे ए बी सी को इसमें क्या बताया गया, वर्टिसिस बताया गया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो आपको एक फॉर्मूला याद कराया गया होगा। देखने में क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, गलत फील हो रहा है कि स्मॉल ए बी सी आपको क्या बता दिए गए, वर्टिसिस बता दिए गए। लेकिन जब आप एनलार्ज फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो आप ये समझ लें कि अगर वो स्मॉल ए बी सी भी लिख रहा है कहीं पे, तो हम क्या समझते हैं उसको, जब आप मीट्रिक स्पेस या एडवांस स्टडी करते हैं थोड़ी सी, तो वहाँ पे स्मॉल एक्स वाई को भी हम एक पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं। ये चीज़ मैंने मीट्रिक स्पेस के लेक्चर के अंदर आपको बताई थी। तो स्मॉल ए बी सी में ये जो इस ए बी सी है, स्मॉल ए बी सी, ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो वहाँ पे एक रिजल्ट होता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। आपको याद भी होगा, लेकिन पेपर में कन्फ्यूजन की वजह से ये क्वेश्चन भी कैंडिडेट्स नहीं कर पाए। लगा कि क्वेश्चन ही शायद गलत है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत आनी शुरू हो जाती है तो माइंड में डिस्टर्बेंस होती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई डाउट नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर क्वेरी भी डाली थी कि भाई ये गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि स्मॉल ए बी सी हम साइड से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो इसको हम लगाएंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एग्जामिनर ने इसको किस साइंस में दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट की साइंस में दिया। तो थोड़ा सा आइडिया मेकिंग कंसेप्ट, मैंने आपको क्या चीज़ बताई, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आइडिया मेकिंग कंसेप्ट भी आपको अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। देखिए, कुछ चीज़ों में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पेपर में उस क्वेश्चन पर ज़्यादा देर उलझते नहीं हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या कहा गया, यूजिंग द रो एक्लन फॉर्म, कि रो एक्लन फॉर्म को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। अब देखिए, इसको सोल्व करना है, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा वाला है कि आपको रो एक्लन फॉर्म में लगानी है। अरे भाई, इसमें तो दो इक्वेशन आपको दी गई हैं। अब दो इक्वेशन में आप क्या करेंगे, दो इक्वेशन को तो आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। आप दो इक्वेशन को हल करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू जो आपको यहाँ दी गई हैं उनको आप पुट करके देख लीजिए, जो इसको सेटिस्फाई कर दे वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है कि z इक्वल टू 1 प्लस 3 आयटा, फाइंड द पोलिनोमियल जनरेटेड बाय इट्स रूट्स। ये कह रहा है इसके रूट से, कि इसके रूट से आप क्या जनरेट कीजिए, आपको इक्वेशन जनरेट करनी है। तो यहाँ भी लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन के अंदर अगर कहीं पे किसी इक्वेशन का रूट 1 प्लस 3 आयटा आ रहा है तो बाय द कंजुगेट प्रॉपर्टी 1 माइनस 3 आयटा भी एक रूट आएगा। लेकिन ये तभी संभव है, ये जो इक्वेशन हमें दी गई हैं, पोलिनोमियल जो हमें दी गई हैं, इसमें जो आपके कोफिशिएंट हैं वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ये तभी संभव है। तो यहाँ चूँकि कोफिशिएंट आपको रियल दिए गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनका आप ऐड कर लीजिए इनको, तो ये 2 आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स को आप जेड भी रख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस एस जेड प्लस पी लिख सकते हैं। तो जेड स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सम है, तो ये 2 आएगा 2z।
तो जेड स्क्वायर माइनस 2z वाले दो ऑप्शन है बी और सी, और प्लस पी मैंने प्रोडक्ट है। अब इनकी जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर आएगा, 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्लस का आपके पास 10 आया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या करना था, यहाँ आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ऑर्डर 2 की। सबसे पहले ऑर्डर 2 की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास, ये एलिमेंट आपके पास 0 आते हैं, और ये एलिमेंट अगर ए है तो ये एलिमेंट आपके पास क्या आता है, माइनस ऑफ ए आता है, किसमें, इसकी सिमेट्रिक में। अब एंट्रीज आपको लेनी है जिसकी एंट्री बिलोंग करती है किसको, किससे, 0 1 और -1 से। तो हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हैं, ए को जब मैं 0 रखूँगा 1 तब आएगा, ए को मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तब आएगा, और ए को -1 रखूँगा मैं तब आएगा। तो 3 मैट्रिक्स मेरे पास ऑब्टेन्ड होंगी। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट ये, तो 3 इसका सही आंसर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द, एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है किसका, वन ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास कर्व में वो पॉइंट होता है जैसे हमारे पास y बराबर x³ का ग्राफ होता है। तो इसमें जब आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट से एक तरफ वो कनकेव अप होता है और यहाँ पे कनकेव डाउन होता है। तो यहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है आपकी, कनकेव अप से डाउन में जाएगा या डाउन से अप में जाएगा, ये कंडीशन होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, यानी कि वहाँ पे सडन चेंज आता है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखें कि इसमें जब आप इसके डेरिवेटिव को करेंगे तो 3x² बराबर 0 आएगा, तो यहाँ से x बराबर 0 आएगा, और यहाँ से जब आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस पॉइंट के लिए डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाता है। और थर्ड वन जब आप करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव को भी 0 किया, डबल डेरिवेटिव को भी 0 किया। हालांकि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखने से 2 पॉइंट बन रहे हैं, 0 और -3/2, -2/3, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की, ये चीज़ यहाँ पे आप जब देख रहे हैं इसमें, तो ये चीज़ आपको कंबाइंड फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। एक तो ये 0 वाला, एक मिनट, ये 0 वाला, और एक आपका ये डबल वाला, ये कंडीशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो फॉर्मूला हमारे पास है, जो कंसेप्ट हमारे पास है, वो क्या कहता है, यहाँ चूंकि x बराबर 0 की जो कंडीशन है वो आपको दो जगह सेम मिल रही है। यहाँ पे इसको 0 करते तो यहाँ से भी x बराबर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछेगा तो आपको फंक्शन के अंदर क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है और डबल डेरिवेटिव को भी 0 करना है। तो कई बार पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाते हैं, कई बार पॉइंट हमें यहाँ से मिलते हैं, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये x = माइनस का 1/3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पोलिनोमियल। हमें वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं जिसके रूट हमारे पास -1 है, 1 - 2 है, 1 - 2 है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो -1 इसमें दिया गया है और यहाँ 1 - 2 है, तो हम बाई ऑप्शन ही देख लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास पोलिनोमियल के रूट होते हैं तो वो उसकी इक्वेशन को, उसकी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, बेसिकली क्या हैं, ये जीरोस हैं। यहाँ जो रूट्स लिखा हुआ है ये भी गलत है, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर x की वैल्यूज जिसके लिए पोलिनोमियल हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वो उसकी जीरोस कहलाती हैं, उसको हम रूट्स नहीं कहते। तो ये बात इंटरव्यू में पूछी जाती है कि आप जीरोस और रूट्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम कहते हैं पोलिनोमियल में वेरिएबल की जिस वैल्यू को रखने से पोलिनोमियल 0 बन जाती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे जीरोस कहलाती हैं, 0 कहलाते हैं। और आपकी जो इक्वेशन बनती है वो पोलिनोमियल में इक्वलिटी को होल्ड करके बनती है।
तो वहाँ पे इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू जिसके लिए कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि बराबर जीरो आ जाए, वे हमारे पास रूट्स कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। तो यहाँ जीरोस आना चाहिए था, इसमें फ्रेमिंग में मिस्टेक थी क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए कि जब यहाँ पे ये -1 में यहाँ रखता हूँ तो ये शून्य नहीं होगा, डी ऑप्शन वाला, और ये पहला वाला ये भी शून्य नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की है कि ये जो -1 लिखा है, ये -1 ना हो के ये हमारा, एक मिनट देखते हैं, -1 ठीक लिखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। -1 रख के देखते हैं तो -1 पे जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। -1 पे यहाँ रख के देखते हैं तो -1 और -1 -2 हो गया, माइनस का 8 हो गया, तो ये भी शून्य नहीं होगा। इसमें रख रहे हैं तो ये जीरो बन रहा है। ठीक है जी। अब आप एक बार इसमें क्या कीजिए, 1 - 2 ओमेगा भी रख के देख लीजिए बी ऑप्शन के अंदर, तो थोड़ी सी क्लियरेंस आ जाएगी। 1 - 2 ओमेगा -1 का होल क्यूब प्लस का 8, यहाँ किया हमने, माइनस का 8 और प्लस का 8 बराबर कितना हो गया, शून्य हो गया। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। वैसे भी आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको रूट्स निकालने हैं तो ऑप्शन में जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको जीरो रख के देख लें। -x - 1 का होल क्यूब प्लस का 8 इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, शून्य रखता हूँ, तो x - 1 का होल क्यूब इक्वल टू माइनस का 8 आ गया, x - 1 इक्वल टू माइनस का 8 का 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, जो आपका 8 है, 8 के लिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे -1 का क्यूब रूट आप अलग कर लें और 8 का क्यूब रूट, ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास 2 इंटू ये -1 आएगा, -1 का जो क्यूब रूट है -1 माइनस ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से निकलेंगे। इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर चल रहे हैं, x - 1 के। तो x की वैल्यू जब इधर आप ले जाएंगे तो ये -1 आएगी, फिर 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि dt प्लस बी के अंदर जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग आएगी वो किस तरीके की आएगी। कि a = 5 है, देखिए a हमारे पास क्या है, सेट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव ऑपरेशंस ऑन द a। तो यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे क्या आना था, a के ऊपर कार्डिनलिटी आनी थी कि a में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 हैं। तो आप देखिए कि कितने बड़े लेवल पे इस पेपर के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सभी सेट्स के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं इस तरीके से। तो अब आपको ये भी फेस करना है फ्यूचर में, ये भी ध्यान रख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन हमें जब मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो हम इनको भी टेकल कर जाएंगे। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइनरी ऑपरेशन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन आपका जो कंसेप्ट है वो क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे एक फंक्शन होता है फ्रॉम a क्रॉस a टू a। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो बनेंगे a क्रॉस a से लेके a तक, तो n ऑफ a की पावर n ऑफ a क्रॉस a बनते हैं, यानी कि फाइनली आंसर n की पावर n² है। ये टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर जब मेरे पास कितना है, 5 है, तो टोटल नंबर, मैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, वो 5 की पावर कितने आएंगे, 25 आएंगे। तो अब यहाँ पे 5 की पावर 25 कोई हमारा आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये तो हम बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि टोटल कितना आएंगे। अगर मैं एक ऑप्शन 5 की पावर 25 कर देता हूँ तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कैंडिडेट्स इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। अब यहाँ क्या कहा है, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका कॉम्यूटेटिव। वर्ड देखिए ध्यान से, कॉम्यूटेटिव, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है इसको। ये कॉम्यूटेटिव आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास n है, तो ये n/n स्क्वायर जो हमारे पास ऊपर आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं किसमें, एक रो से में। जब आप कॉम्यूटेटिव बनाते हैं तो आपके पास a♯b बराबर क्या आता है, b♯a के आता है, यानी कि
ऑर्डर का महत्व नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो ये ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, इस फ्रेमिंग के अंदर, ये कितने होते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे एक आएगा, फिर 2 एलिमेंट आएंगे, और इसमें आपके पास n एलिमेंट आएंगे। तो इन एलिमेंट को जब आप ऐड कर लेते हैं, ये हमने जब आपको वेक्टर स्पेस के अंदर मैट्रिक्स का जो वेक्टर स्पेस था उसकी डायमेंशन निकालने का तरीका बताया था। तो ये एलिमेंट आपके पास 1 + 2 + 3 कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, प्लस n इक्वल टू n + 1/2। तो फॉर्मूला जो होगा कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का, इसको आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से याद कर लीजिए, n की पावर n + 1/2 होगा। अब इसको हम ऐसे भी बुक्स में ऐसे भी लिखा है n की पावर समीशन n, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। एक फॉर्मूला आप ये याद कर लें n की पावर वाला, और एक आप याद कर लें समीशन n वाला। अब आप n को क्या रखेंगे जी, 5 रखेंगे, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 5 की पावर, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 × 6 अपॉन में 2 करेंगे, तो 5 की पावर 2 3 × 6, 3 5 × 15, तो 5 की पावर 15। तो देखिए बहुत ही आसान लेवल के हैं। अगर हमने पहले इस प्रोसेसिंग को समझ रखा है तो निश्चित रूप से आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे कॉम्पिटेटिव आपने 2 फॉर्मूले याद कर लिए, n की पावर n², एक मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है बराबर में, सॉरी, एक ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये याद करना है, और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बॉक्स में बंद किया है, एक आपको याद करना है, कॉम्पिटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और आपका टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। अब देखिए आपको यहाँ भी वेक्टर का जो नोटेशन है, यहाँ भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ए और बी आपको दिए गए हैं, ये मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं, ए और बी आपके पास लिखा हुआ है, और यहाँ क्या कहा गया है कि ये दो वेक्टर आपके पास हैं, सॉरी, ये 2 वेक्टर आपके पास हैं गिवन टू अस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन, एक मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब हमारे पास कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अपॉन में उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट आता है। तो ए डॉट बी निकालेंगे तो हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे मैंने कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, यहाँ हमने ए डॉट बी निकाला, उनके नीचे जो वेक्टर हैं उनका मॉडुलस फाइंड आउट किया, कैलकुलेशन की, √2 ऊपर आ गया, √2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 1.414, और आंसर हमारा निगेटिव में आ रहा है। जैसे ही हमारा आंसर यहाँ निगेटिव में आएगा तो आप देख लें कि 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर में कभी भी नहीं आएंगे। ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 0.4713 हमारा आंसर आएगा निगेटिव में। तो जैसे ही हमारा 3 4 × 12 यहाँ पे चलता है पहले 2 नंबर में, तो तभी हमें ऑप्शन यहाँ पे टिक कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा 3 वाला आंसर नहीं होगा। बाकी 4 डिजिट तक निकालने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, और एक रिलेशन है जो कनेक्ट करता है 2 एलिमेंट x और y को, किस तरीके से कि x रिलेटेड y क्या है, कि x और y का डिफरेंस क्या है, x - y इवन है। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई। ये कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन की कौन सी प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, ठीक है जी। अब वैसे अगर हम हिसाब से देखें तो रिफ्लेक्सिव भी सेटिस्फाई होगी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी। फिर इसने कहा आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और यहाँ पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो मतलब क्वेश्चन जो है ना प्रॉपर नहीं बन पाया कुल मिला के, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन के अंदर सब सारी पॉसिबिलिटीज इंक्लूड हो रही हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को सही माना गया। हालांकि इसको चैलेंज कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन फिर भी जब हम किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो फाइनल डिसीजन क्या है कि वही उस बॉडी का ही माना जाता है जिसने पेपर बनाया है। जो भी टीचर वहाँ पे रहे होंगे, मतलब जो भी एग्जामिनर पेपर को बनाते हैं, तो वो फ्रेमिंग के हिसाब से उसको ठीक मानते हैं।
तो इस चीज़ को अगर आगे लेवल पर जाएं तो कोर्ट में क्लेम भी किया जा सकता है। बच्चे क्लेम भी करते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी इस तरीके की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ग्रेड फाइंड आउट करना है। ग्रेड एफ हमारे पास क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, और ये आपका डेल डेल एक्स आई प्लस ऑपरेटर होता है डेल हमारे पास डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के, ये एक ऑपरेटर है। और यहाँ पे आपको फंक्शन को रखना है, फंक्शन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब बेसिकली इस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रेड एफ हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, वेक्टर की फॉर्म में। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पहले इस पूरे फंक्शन को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ रखते चल जाएंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिया है x बराबर 0, y बराबर 1 और z इक्वल टू -1 रखेंगे तो एक वेक्टर आपकी फॉर्मेशन में आ जाएगा। क्लियर हुई जी बात ये? तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चन हमने आपके साथ जो डिसिप्लिन 1 के थे, जो पेपर हमने आपको बताया था ऊपर, वो हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। इसी तरह के जितने भी पेपर्स आपके DTLSB में अब तक हुए हैं, उन सभी के लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिया गया है वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। कंप्लीट लेक्चर कोर्स और 15,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पैरेलल रन कराई जाती हैं। सारे टॉपिक आपको उसमें इसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं जैसे आपके इस लेक्चर के अंदर जो थ्योरी के पॉइंट आपको बताए गए हैं, वो सब लेक्चर्स के अंदर शॉर्ट टेक्निक से बताए गए हैं। बाकी आपको किसी भी एग्जामिनेशन की क्वेरी है तो इस नंबर पे आप मैसेज डाल दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।